आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। पीएम के मन की बात का कार्यक्रम का प्रसारण आज सुबह 11 बजे से होगा। पीएम की मन की बात को सुनने के लिए बूथ स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम आयोजित करेंगे और जन जन तक पीएम के मन की बात पहुंचाई जाएगी। पीएम के मन की बात का कार्यक्रम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए पार्टी आज 11 बजे से बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रम सुनते हुए विशिष्ट जनों की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। इससे पहले फैंस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इमोशनल पत्र लिखा और कहा कि मन की बात कार्यक्रम में जिनका नाम आए उन्हें सम्मानित किया जाए। जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो अपने बूथ के सहकर्मियों के साथ कार्यक्रम सुने। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम का हर महीने रेडियो संबोधन होता है। हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित किया जाता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम का प्रसारण होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने पैतृक गांव परौंख जाएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद पहली बार अपने पैतृक गांव जा रहे हैं। गांव में राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने पैतृक गांव परौंख जाएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए यूपी का जनपद कानपुर देहात पूरी तरह तैयार हो गया है। अब बस लोगों को महामहिम के आने का इंतजार है। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए सभी कार्यक्रम स्थलों को फूल मालाओं से सजाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर देहात का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अपने पैतृक गांव परौंख और अपनी कर्मस्थली पुखराया जाएंगे, जहां महामहिम कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया गया है। चप्पे चप्पे में भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों के जवान निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने भी बारीकी से हर कोने पर निगाह बनाए रखी है। पुलिस के आला अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ी तो वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी। देश के कई राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी और तीसरी लहर पर चर्चा की। बैठक में पीएमओ के अधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर के मुताबिक बैठक के दौरान कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में भी चर्चा की गई और इससे बचने के उपायों पर भी बात हुई। देश के कई राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आने के बाद केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क हो गई है। सरकार की कोशिश जल्द से जल्द बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाने की है, ताकि वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगाखेड़कर ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट काफी तेजी से फैला है और अगर डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में देखा जाता है तो डेल्टा प्लस को भी इसी श्रेणी में देखा जाना चाहिए। आईसीएमआर में महामारी और संक्रामक रोग के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक रमन गंगाखेड़कर ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। डेल्टा वेरिएंट को शरीर के लिए बेहद घातक बताते हुए आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक ने कहा कि वायरस से बचने के लिए तमाम कोशिश की जानी चाहिए और इसके लिए तैयारियां की जानी चाहिए। रमन गंगाखेड़कर के मुताबिक वायरस की आक्रामकता इस बात पर टिकी है कि वो किस अंग पर चोट कर रहा है। डेल्टा वेरिएंट शरीर के एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है और ये बेहद खतरनाक है। वैज्ञानिक रमन गंगाखेड़कर के मुताबिक कि अगर डेल्टा वेरिएंट प्रमुख पैथोलॉजिकल परिवर्तन का कारण बन रहा है और विभिन्न अंगों को प्रभावित कर रहा है तो ये शायद उन विशिष्ट अंगों को अधिक नुकसान पहुंचाएगा जो शरीर के लिए बेहद अहम है। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सरकार अलर्ट है और संक्रमण से बचने की तैयारियां और पुख्ता की जा रही हैं। देश में कोरोना वायरस के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट बढ़ रहे हैं। इस बीच एमपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक और मामला सामने आया, जिसके बाद मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के कुल 8 मामले हो चुके हैं। आशंका है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में तीसरी लहर ला सकता है। इस बीच एमपी में मंत्री
विश्वास सारंग ने कहा कि तीसरी लहर से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, जिलों की प्लानिंग रिपोर्ट बनाई जा रही है। देखिए, हम तीसरी लहर की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जिले में हर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हेल्थ का, उसकी अलग से प्लानिंग रिपोर्ट बना रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट से निपटने की तैयारी जोरों से की जा रही है। तीसरी संभावित लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। इसी के मद्देनजर सरकार खास तौर पर तैयारी कर रही है ताकि महामारी के प्रकोप को कम किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की डबल डोज भी ले ली है, वो भी सावधानी बरतें और कोरोना नियमों का पालन करें। WHO ने अपील की है कि जिन लोगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली, वे भी मास्क पहनना न छोड़े। WHO ने कहा कि खतरनाक और अधिक संक्रामक डेल्टा प्लस वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना और अन्य सुरक्षा उपायों को नहीं छोड़ना चाहिए। WHO के मुताबिक लोगों को सिर्फ इसलिए सुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने दोनों खुराक ले ली है। उन्हें अभी भी वायरस से खुद को बचाने की जरूरत है। साथ ही WHO ने ये भी कहा कि टीका पाए लोगों को सुरक्षा का ध्यान रखना होगा क्योंकि कोरोना वायरस के डेल्टा जैसे बेहद संक्रामक वेरिएंट भी कई देशों में फैल रहे हैं और दुनिया के एक बड़े हिस्से में टीका लगना अभी बाकी है। डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में मिला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये अब करीब 85 देशों में फैल चुका है। बहरहाल अभी भी सावधानी ही महामारी से बचाव है और सबसे कारगर उपाय भी। NIA जल्द ही यूपी में धर्मांतरण केस की जांच शुरू करेगी। कल लखनऊ में NIA अधिकारियों ने यूपी ATS से केस की जानकारी ली। NIA जल्द ही यूपी में धर्मांतरण वाले केस को जांच के लिए अपने पास ले लेगी। आज लखनऊ में NIA अधिकारियों ने यूपी से जांच की जानकारी लेकर सीनियर अधिकारी और MHA के साथ शेयर की है। यूपी में धर्मांतरण केस की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA करेगी। इसके लिए शनिवार को लखनऊ में NIA अधिकारियों ने यूपी ATS से जांच की जानकारी लेकर सीनियर अधिकारी और MHA के साथ शेयर की है। जांच एजेंसी ने यूपी ATS से धर्मांतरण केस की पूरी रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 2 यूनिट पूरे केस की पड़ताल के लिए लगाई जा सकती है। धर्मांतरण केस की जांच NIA की दिल्ली और यूपी यूनिट करेगी। केस को सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब जल्द ही NIA पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर सकती है। देश में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को वैक्सीनेशन से जुड़ी सारी जानकारी दी है। वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान देश में पूरे जोर शोर से चल रहा है और देश के रिमोट एरिया तक भी पहुंच गया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 75% वैक्सीन भारत की ओर से फ्री लगाई जा रही है, जबकि 25% वैक्सीन ही प्राइवेट अस्पतालों को दी जाएगी। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन की कीमत फिक्स की गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी जानकारी दी कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन भविष्य में जल्द ही उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि 2 अगस्त से दिसंबर 2021 तक देश में 135 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होगी। केंद्र के हलफनामे में बताया गया है कि जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक भारत में वैक्सीन की 51 करोड़ डोज उपलब्ध होगी। दिसंबर 2021 तक देश में 135 करोड़ डोज मौजूद होगी, जिसमें कोविशील्ड 50 करोड़ डोज, कोवैक्सीन 40 करोड़ डोज, बायोलॉजिकल ई की 30 करोड़ डोज, जाइडस कैडिला की 5 करोड़, स्पुतनिक वी की 30 करोड़ डोज शामिल है। कोरोना के घटते मामलों के बीच दिल्ली में सोमवार से पाबंदियों में और ढील मिल जाएगी। सोमवार से जिम, योगा सेंटर और बार आदि खोलने की इजाजत मिलेगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। लगातार कम हो रहे संक्रमण के साथ ही दिल्ली को चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करने की प्रक्रिया भी जारी है। इस बीच दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान DDMA की तरफ से किया गया है। अब सोमवार से राजधानी दिल्ली में जिम, योग सेंटर, बार खोले जा सकेंगे। DDMA ने अपने आदेश में जिम, योग सेंटर को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी है। इसके अलावा पार्टी के शौकीन लोगों के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। दिल्ली के बार 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
बार को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। अनलॉक से जुड़ा ये आदेश 28 जून सुबह 5 बजे से 5 जुलाई या अगले आदेश तक जारी रहेगा। नई गाइडलाइन में सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पा, स्विमिंग पूल को फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। DDMA ने कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी है। वहाँ पहले की तरह पाबंदियाँ जारी रहेंगी। बैंक्वेट हॉल सिर्फ शादी के लिए ही खुल सकेंगे और 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी, जबकि घर में शादी करने पर सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण बेहद तेजी से कम हो रहा है। कल दिल्ली में सबसे कम कोरोना केस मिले हैं। अच्छी खबर ये है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 0.12% रह गई है। राजधानी दिल्ली कोरोना मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि इस बीच 158 लोग कोविड-19 से जंग जीतकर ठीक हो गए। इसी के साथ ही दिल्ली में कोरोना को मात देने वाली कुल तादाद अब 14,07,116 हो गई है। दिल्ली में अगर एक्टिव केस की बात करें तो अभी भी 1,558 लोग संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि ये संख्या लगातार कम हो रही है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के कारण लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 0.12% रह गई, जो अपने आप में एक अच्छी खबर है। दिल्ली में अब भी टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। बीते 24 घंटे में 72,920 कोरोना सैंपलों की जांच हुई है, जिनमें 85 पॉजिटिव केस मिले हैं। राजस्थान में भी अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। नई गाइडलाइंस के तहत पहले से ज्यादा छूट मिलेगी, लेकिन शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। राजस्थान में अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह पर पाबंदी बरकरार रहेगी। राजस्थान में अनलॉक 3 की गाइडलाइन HDR। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दुकान और प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक खुलेंगे। 25 से कम कर्मचारियों वाले ऑफिस 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। 25 से ज्यादा कर्मचारियों वाले ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। शादी समारोह पर पाबंदी 30 जून तक बरकरार रहेगी। 1 जुलाई से शादी समारोह में अधिकतम 40 लोग शामिल हो सकते हैं। सिटी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक होगा। शनिवार रविवार वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। जिन दुकानों प्रतिष्ठानों के 60% कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका है या इतने कर्मचारियों के यदि पहले डोज लग चुकी है तो अतिरिक्त 3 घंटे दुकान खोलने की अनुमति मिलेगी। यूपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत आज से 10 जुलाई तक 2 बच्चे ही अच्छे का अभियान शुरू होगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की तैयारी में जुटी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2 बच्चे ही अच्छे का संदेश घर घर पहुंचाएगी। इसके लिए आज से अभियान की शुरुआत हो रही है, जो अगले महीने 10 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत दंपति संपर्क पखवाड़ा 27 जून से 10 जुलाई तक चलेगा, जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। दंपति संपर्क पखवाड़े के दौरान आशा वर्कर अपने अपने क्षेत्र में दंपतियों को चिन्हित करेंगी। ऐसे दंपति जिनके 2 या उससे अधिक बच्चे हैं, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, जबकि नव दंपतियों को हम 2 हमारे 2 से क्या लाभ है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें परिवार नियोजन से संबंधित क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, ये भी बताया जाएगा। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के दौरान प्रचार के लिए मोबाइल वैन चलाई जाएगी और लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी जाएगी। संभल के सांसद शफीकुर रहमान वर्क के यूपी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिए गए बयान को जूना अखाड़ा के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी ने बेतुका और मूर्खतापूर्ण बताया है। संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूपी में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विवादित बयान दिया है। सपा सांसद ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चे कुदरत की देन है, उसमें रुकावट डालने का किसी को भी अधिकार नहीं। कुदरत का निजाम है और इंसान को भी अल्लाह ताला ने सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है। उनकी भी मौत और जिंदगी उसके इख्तियार में है, किसी के इख्तियार में नहीं है।
सपा सांसद शफीकुर रहमान के इस बयान पर जूना अखाड़ा के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी जमकर बरसे। महंत नारायण गिरी ने कहा कि संभल के सांसद बेतुकी और मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। मूर्ख लोग जब पहुंचते हैं लोकसभा में और तो विशेष रूप से जो है हमारा एक तरह से भारत का संविधान का एक अपमान करते हैं। महंत नारायण गिरी ने सपा सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं वो देश की प्रगति में रोड़ा है और सभी को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख के दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री LAC पर हालात का जायजा भी लेंगे। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लेह लद्दाख के दौरे पर जाने वाले हैं। रक्षा मंत्री पूर्वी लद्दाख में LAC पर सेना की तैयारियों और सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख जनरल MS नरवणे भी मौजूद रहेंगे। वो फॉरवर्ड लाइन पर भी जाएंगे और सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री का ये दौरा 2 दिनों का होगा, जिसमें वो LAC पर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री इस दौरान LAC के पास कुछ सड़कों का उद्घाटन भी करेंगे। 3 महीने पहले सरकार की तरफ से संसद को दी गई जानकारी के मुताबिक कुल मिलाकर करीब 14,071 किलोमीटर सड़कों का काम जारी है। सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि बॉर्डर इलाकों में जल्द ही सड़क और ब्रिज का निर्माण हो, जिससे सेना की मूवमेंट आसान हो सके और स्थानीय निवासियों को भी आवाजाही के दौरान राहत मिले। श्रीनगर में आतंकियों ने CRPF की टीम पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए। वहीं श्रीनगर के लाल चौक पर सेना के बंकर पर ग्रेनेड फेंका गया है। ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। सुरक्षा बलों और स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाकर आतंकी घाटी में अशांति फैलाना चाहते हैं। इसी के चलते जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कल आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया। आतंकियों ने श्रीनगर के लाल चौक से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर CRPF के जवानों के एक बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया। इस आतंकी हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सेना के एक बंकर पर अचानक धमाका होता है। हालांकि इस आतंकी हमले में सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन 3 स्थानीय लोग इस ग्रेनेड हमले में जख्मी हो गए हैं। ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। लेकिन फिलहाल पुलिस ने हमलावरों को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। यूपी में योगी सरकार अपराधियों के लिए सख्त है। यूपी में अपराधियों की सफाई के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। सरकार ने अब इसका पूरा ब्यौरा दिया है तो सामने आया कि 25 गैंगस्टरों से योगी सरकार ने 11 अरब 28 करोड़ वसूले हैं। यूपी में ऑपरेशन क्लीन जारी है। CM योगी की ओर से प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन क्लीन के तहत सरकारी सूची से चिन्हित किए गए मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समेत 25 नामी माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए 11.28 अरब की संपत्ति जब्त की गई। योगी सरकार ने 5,558 मामले दर्ज कर 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के 244 सदस्यों पर आजमगढ़, मऊ, वाराणसी में की गई कार्रवाई में 1 अरब 94 करोड़ 82,67,859 रुपए की संपत्ति ध्वस्त की गई। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई में 158 अपराधी गिरफ्तार हुए, 122 असलहों के लाइसेंस निरस्त किए गए, जबकि 110 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर और 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 6 पर NSA की कार्रवाई की गई। कोरोना काल में दिल्ली से लेकर बिहार, झारखंड में ऑक्सीजन और दवाओं के नाम पर ठगी करने वाले छोटू चौधरी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया।
बिहार में सबसे बड़ा साइबर क्रिमिनल छोटू चौधरी गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ये गिरफ्तारी की है। जानकारी के मुताबिक छोटू चौधरी नालंदा मूल का रहने वाला है। छोटू चौधरी गैंग के गुर्गे कोरोना काल में बिहार से दिल्ली, यूपी, हरियाणा, मुंबई में सैकड़ों लोगों को चूना लगा चुके हैं। ये आरोपी ऑक्सीजन समेत मेडिकल उपकरणों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के नाम पर पैसे ऐंठते थे। जांच में पता चला है कि छोटू चौधरी बिहार में काम करने वाला सबसे बड़ा साइबर अपराधी है। बिहार, झारखंड में एक्टिव इसके गैंग में करीब 300 साइबर क्रिमिनल काम करते हैं। जब दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, तब इस छोटू चौधरी गैंग द्वारा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कई फर्जी मोबाइल नंबरों को सर्कुलेट किया, जिसकी वजह से परेशान मरीजों के परिजन गलत मोबाइल नंबर के द्वारा साइबर क्रिमिनल को कॉल करने के लिए मजबूर हो जाते थे, जिसकी वजह से उन लोगों का पैसा भी डूबा और कई मरीजों की जान भी गई। बहरहाल शातिर अपराधी छोटू अब पुलिस की गिरफ्त में है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.